एचबीआर का जो हमारा एग्जाम है तकरीबन 60-65% जो है वो आपको पता है कि डिस्कशन है। और स्टूडेंट्स जो है उनके पास नॉलेज तो होता है स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड पढ़ लिया, समझ भी आ गया। लेकिन बहुत दफा स्टूडेंट जो है उसको मुश्किल होती है डिस्कर्सिव रेस्पॉन्स करते हुए कि जी मैंने इसको आंसर को कैसे ड्राफ्ट करना है, कैसे लिखना है। एक कॉमन टेक्निक है जो मैं अपने सारे लेक्चर्स में जब भी हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं हम आमतौर पे उसको डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये मेथड जो है ना ये आप समझ लो कि 80-90% जो क्वेश्चंस होंगे डिस्कर्सिव रिस्पॉन्स के उनमें बिल्कुल आइडियली फिट होगा। शायद कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस हो जिसमें एज ये फिट ना हो, लेकिन मोस्टली ये चलेगा। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा जरूरी होता है कि हम उसको अगर छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें और हमारे पास कोई एक मेथड हो। आप कह लें कोई एक फॉर्मेट हो जिसको हमने अडॉप्ट करना है, तो अगर एक सेम फॉर्मेट को आप अप्लाई करो बार बार तो आप उसमें फिर ज्यादा स्किलफुल भी हो जाते हो और आपके मिस्टेक के चांसेस भी कम हैं। इसमें 3 स्टेप्स हैं जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप लोग ने फोकस करना है। क्वेश्चन जो है वो आपको पता है कि किसी भी आईएफआरएस स्टैंडर्ड से रिलेटेड आएगा कि कोई ऐसा इवेंट है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसका या तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया नहीं गया और अब करना है, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि कैसे करना है। या हो सकता है कि पहले किसी ने रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया हो और अब आपने उसको करेक्ट करना है। तो यही 2 चीजें होती हैं इसमें। अच्छा, इस अब जाहिर सी बात है कि ये आमतौर पे 7-8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम 10 नंबर का हो जाता है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी आपको पता है एसबीआर में कैसे आता है। और इन 7-8 नंबर या 10 नंबर के लिए हमें डेफिनेटली एक अपना रिस्पॉन्स को ड्राफ्ट करना है। अच्छा, क्वेश्चन जाहिर सी बात है कि कोई भी स्टैंडर्ड पूरे का पूरा तो एक सिनेरियो में फिट इन नहीं होता, या एक किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपके पास जितने उसके सारा नॉलेज एरिया तो एक में नहीं आएगा। किसी पर्टिकुलर एरिया को टच किया जा रहा होता है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि अगर आईएफआरएस 16 लीजेस की बात करें तो हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन सेल एंड लीज बैक की ट्रांजैक्शन है। अब सारा आईएफआरएस 16 तो डिस्कस होना नहीं है, मे बी उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल एंड लीज बैक डिस्कस होना है। या आईएफआरएस 9 की बात करें तो फाइनेंशियल एसेट लाइबिलिटीज हैं, और फाइनेंशियल एसेट भी 3 तरह के हैं और सारे तो डिस्कस होने नहीं है। कोई एक तरह का फाइनेंशियल एसेट उसमें डिस्कस होगा। अब एक चीज तो कंफर्म है कि ये जो डिस्कर्सिव रिस्पॉन्स की आपको मैं मेथड या टेक्निक बताने लगा हूं, ये तभी चलेगी जब आपको स्टैंडर्ड का नॉलेज हो। ये नहीं हो सकता कि स्टैंडर्ड का नॉलेज है नहीं और आपने कोई बात घुमा फिरा के लिख दी तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप स्पेसिफिक्स को डिस्कस कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो नॉलेज तो होना है आपका एक, ये तो प्री रेक्विजिट है। अब मैं आपसे एक मिसाल देता हूँ कि लेट्स सपोज कि अगर हम आईएफआरएस 9 की बात करें, बड़ा कॉमन बड़ा पॉपुलर स्टैंडर्ड है। और आईएफआरएस 9 के अंदर भी जो है एक एक्सेप्शनल टॉपिक है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का। वो आ जाता है आपके पास कोई एक सिनेरियो, किसी कंपनी ने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट परचेज किए हुए हैं और हमें पता है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसकी जो बाय डिफॉल्ट कैटेगरी है वो तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है। लेकिन आईएफआरएस 9 में ये एक्सेप्शन दी गई है जिसको हम इररिवोकेबल इलेक्शन कहते हैं, कि आप उसको बजाय इसके कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के आप उसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में ले जाते हो। अगर कंपनी ने कोई शेयर्स लॉन्ग टर्म पे रखे हुए हैं, स्ट्रेटेजिक रीजन पे रखे हुए हैं और उन्हें शॉर्ट टर्म में बेचने नहीं है, तो फिर वो कहते हैं कि हम इसके गेन एंड लॉसेस पीएनएल में क्यों दिखाएं, ये वैसे भी अनरियलाइज्ड के तौर पे पड़ा रहेगा और लंबे अरसे तक पड़ा रहेगा। तो फिर आपको कहा जाता है कि ठीक है यार, आप उसको बजाय इसके कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के आप उसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में रख दो। लेकिन ये इरिवोकेबल इलेक्शन होगा। इरिवोकेबल से मुराद ये कि फिर आप वापस उसको पीएनएल में नहीं लेके जा सकते। अब मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन सिनेरियो आया जिसमें इस तरह की कोई डिस्कस हुआ कि अल्फा कंपनी परचेज्ड और अल्फा कंपनी ओन्स certain number of shares in beta company, and alpha company has this intention of keeping these shares for a long period of time, or alpha company has purchased these shares with a strategic intent or so on। आपको नजर आ गया कि यार ये इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, या ये स्ट्रेटेजिक एक डिसीजन है उसकी बात हो रही है। तो आपको समझ आ गया कि यार ये लेके जा रहा है मुझे एग्जामिनर इक्विटी शेयर्स का जो इरिवोकेबल इलेक्शन है उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ। ये एक सिनेरियो है, हम मल्टीपल सिनेरियो बना सकते हैं, मैंने एक आपसे डिस्कस किया।
और जाहिर सी बात है उसमें कोई क्वांटिटी भी हो सकती है, कोई नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई गेन्स लॉसेस भी हो सकते हैं, कोई फेयर वैल्यू चेंजेस भी हो सकते हैं, नंबर्स भी आएंगे इसमें डेफिनेटली। और आपने उन नंबर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और उन नंबर्स का इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसको बताना है। तो आमतौर पे इन सब क्वेश्चंस में तीन चीजें आपने अल्टीमेटली आखिर में क्लोज करनी होती है। एक तो रिकग्निशन, कि आपने इसको कैसे रिकग्नाइज करना है कि ये क्या है, ये फाइनेंशियल एसेट एमोटाइज कॉस्ट पे है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे है। तो ये आपने रिकग्निशन मिसाल के तौर पे उसकी पहले बतानी है, ये भी आपको बतानी है। आपको उसकी मेजरमेंट भी करवानी है अगर दी गई है, और आपको उसकी प्रेजेंटेशन भी बतानी है कि यार इसको मैंने इनकम स्टेटमेंट में या पीएनएल में कहाँ दिखाना है, ओसीआई में कहाँ दिखाना है, या मेरा एसओएफ में ये कहाँ जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ओवरऑल अब आप जब स्टार्ट करोगे तो पहला पार्ट आपका हमेशा यू विल ड्रॉ अ रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड, और उसमें आपको डायरेक्टली ये लिखने की जरूरत नहीं है द क्वेश्चन इज अबाउट आईएफआरएस 9, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख दे आईएफआरएस 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट provides guidance about the accounting treatment of financial assets and financial liabilities। इतना बता देंगे कि ये आईएफआरएस 9 है, आईएफआरएस 9 फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज की बात करता है। अब जाहिर सी बात है कि मेरा क्वेश्चन में लाइबिलिटी का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो मैंने लाइबिलिटी को डिस्कस ही नहीं करना, बस मैंने एक नाम लिख देना है। उसके बाद हो सकता है आप अगले में आप सेकंड, अगर मैं इसमें होऊंगा तो सेकंड लाइन में लिखूंगा फाइनेंशियल एसेट्स आर क्लासिफाइड एज हेल्ड एट amortized कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल एंड फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। ये मेरा पहला काम खत्म हो गया, मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आईएफआरएस 9 है, और फाइनेंशियल एसेट लाइबिलिटीज होते हैं, और एसेट तीन तरह के होते हैं, लाइबिलिटी का मैंने आगे जिक्र ही नहीं किया। मेरा पहला पार्ट खत्म हो गया है, और ये प्योरली एकेडमिक है, ये प्योरली एकेडमिक है। सेकेंड पार्ट में अब जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल एसेट की मैंने ऊपर तीन कैटेगरीज डिस्कस की हैं, तीन क्लासिफिकेशंस डिस्कस की हैं, मुझे उन तीनों को एक्सप्लेन नहीं करना, मुझे उनमें से सिर्फ उसी एक को एक्सप्लेन करना है जो उस सिनेरियो से रिलेटेड है। इसको मैं सेकंड पार्ट कहता हूं कि स्टैंडर्ड टू सिनेरियो पे आ जाओ। अब स्टैंडर्ड को सिनेरियो के साथ कनेक्ट करो, लेकिन ये भी एकेडमिक डिस्कशन रहेगी, इसमें भी अभी तक आपने सिनेरियो का जिक्र नहीं करना। तो सेकंड पैराग्राफ में मैं लिखूंगा, अब मुझे पता है कि मेरा ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के तौर पे मैंने क्लासिफाई करना है, और ये इक्विटी शेयर्स हैं, या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे मैंने क्लासिफाई करना है, और ये क्योंकि एक्सेप्शन पे लेके जा रहा हूं, और ये इक्विटी शेयर्स हैं। तो सेकंड पैराग्राफ में मैं लिखूंगा कि अंडर फाइनेंशियल एसेट्स इक्विटी शेयर्स देयर डिफॉल्ट कैटेगरी इज क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू P&L, which means that they are valued at fair value in the SOFP, and any gains and losses are charged to the profit and loss account। ये तो मैंने डिफॉल्ट कैटेगरी बता दी। However, अब यहाँ पे एक वर्ड लगा दिया however, इससे पता चला कि अब मैं डिस्कशन का रुख बदलने लगा हूं। However, IFRS 9 also allows entities to record equity shares at fair value through OCI, which means that they are measured at fair value in the balance sheet, and any gains and losses are charged to OCI under specific circumstances or under special conditions. This is called irrevocable election. Irrevocable election means that an entity has a right to classify equity shares at fair value through OCI instead of P&L. However, they cannot revert back, or they cannot change back that classification in the later period. The conditions which are given under IFRS 9 to classify fair value at OCI, to classify equity shares at fair value through OCI, are that if the entity has an intent or an intention to hold the shares for a longer period of time, or the entity has purchased the shares with some strategic reason, which are appropriate to the group. So ये अब आपने दो कंडीशंस भी बता दी जो हैं। यहां तक आके अब आपने क्या किया कि आपने स्टैंडर्ड को, वो जो क्लासिफिकेशन है इक्विटी शेयर की, आपने उसकी कंडीशन बता दी। Under such condition, the equity shares will be valued at fair value and presented in the statement of financial position, and any gains or losses are treated under OCI as they are unrealized gains or losses। तो यहां तक मैंने अभी तक एकेडमिक पे ही रखा। ये मेरा दूसरा पैरा खत्म हो गया। इसमें मैंने एक्सप्लेन करने में ज्यादा बोल दिया, लेकिन बहरहाल ये 3 या 4 लाइनें बनती हैं।
अगर आप मेरी डिस्कशन को एक्सट्रैक्ट करें तो ये 3 या 4 लाइनें ही बनती हैं, इससे ज्यादा नहीं बनेंगी। अब मैंने तीसरे पैराग्राफ में आकर सिनेरियो के ऊपर आ जाना है। यहां पे मैं कहूंगा अल्फा कंपनी, ऊपर मैंने अल्फा बीटा कंपनी नहीं कहा, यहां पे मैं कहूंगा अल्फा कंपनी होल्ड्स शेयर्स इन बीटा कंपनी व्हिच दे हैव परचेज्ड विद एन इंटेंशन फॉर कीपिंग इन अंडर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड देयरफॉर they can be classified as fair value and at OCI under the provision of IFRS 9 as irrevocable election. Therefore, alpha company should measure them at fair value, and alpha company should charge any gains and losses to the OCI part. However, any dividends which are associated with these shares, those should be reflected in the profit and loss account. क्योंकि ये irrevocable election की एक कंडीशन है कि डिविडेंड जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। तो ये अब आपने क्या किया कि अब आपने अल्फा कंपनी की ट्रांजैक्शन पे आ गए कि अल्फा कंपनी जो शेयर लिए हुए हैं वो कौन से कंडीशंस को मीट करते हैं, और क्योंकि ये उन कंडीशंस को मीट करते हैं जो मैंने ऊपर पैराग्राफ नंबर 2 में बता दी है, क्योंकि पैराग्राफ 2 जो है वो स्टैंडर्ड के रूल बता रहा है, पैराग्राफ 2 स्टैंडर्ड के रूल बता रहा है या प्रिंसिपल बता रहा है, और पैराग्राफ 3 जो है वो अब ये बता रहा है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये ऊपर वाले जो गाइडेंस है ये उसको कंप्लाई करता है, तो लिहाजा इसको मैंने ऐसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो यहां पे आपने एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब एक्सप्लेनेशन के पार्ट के अंदर भी आपने 3 बातें डिस्कस कर दी। एक, आपने पहले बता दिया कि इसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है। दूसरा, आपने ये बता दिया कि इसको कैसे मेजर करना है। ये रिकॉग्नाइज होगा एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू OCI, मेजर होगा फेयर वैल्यू पे, प्रेजेंट कहां होगा OCI में, इनकम स्टेटमेंट में, और बैलेंस शीट में SOFP में कहां पे। तो यहां तक तो ये तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि तीसरे पार्ट में पहले आपने वो बताना है कि ये तीनों क्राइटेरिया या दोनों या चारों क्राइटेरियाज मीट कर रहे हैं, तो लिहाजा मैं इसकी ये क्लासिफिकेशन दे रहा हूं। फिर आपने इसके नंबर्स प्रेजेंट करने हैं। अब मैं क्योंकि आपके साथ कोई क्वेश्चन सामने नहीं रखा तो मेरे पास नंबर्स नहीं है, आपके पास नंबर्स होंगे तो आपने वो नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, और वो नंबर्स कैलकुलेट करके आपने बताना है कि ये वाला हिस्सा OCI में जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है वो SOFP में जाएगा या वगैरह। बाज दफा ये कैलकुलेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं क्योंकि आपके पास क्वेश्चन IFRS 2 का आ जाता है, आपके पास क्वेश्चन जो है हो सकता है लीजेस का आ जाता है, जिसमें वो वही बात आपकी लीजेस की कि वो आपका सेल एंड लीज बैक की ट्रांजैक्शन हो गई, आपने कितना गेन लॉस ट्रांजैक्शन पे राइट रिटेन राइट ट्रांसफर वगैरह कैलकुलेट करके दिखा के बता रहा है कि जी ये PNL में जाएगा, ये मेरा SOFP में जाएगा। तो ये 3 आपने जेन में रखने हैं। पहले दोनों एकेडमिक हैं, तीसरा पार्ट जो है वो सिनेरियो के रिलेटेड है। एकेडमिक में आते हुए पहली लाइन में, पहला पैराग्राफ में 2 लाइनों में सिर्फ स्टैंडर्ड का नाम और स्टैंडर्ड की इन चीजों को डिस्कस कर रहा है। दूसरे में सिनेरियो का वो हिस्सा, क्योंकि अब आपको पता है कि सिनेरियो स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, तो स्टैंडर्ड का वो हिस्सा जो सिनेरियो से रिलेटेड है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में इक्विटी शेयर है, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने इस पूरे के अंदर एमोटाइज कॉस्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं दी। मैंने इस पूरे के अंदर फेयर वैल्यू थ्रू PNL की एग्जांपल एक्सप्लेनेशन नहीं दी, देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक, ये सिनेरियो ही फाइनेंशियल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के मुतालिक था, तो हमने बात सिर्फ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की करनी है। हाँ, हमने ऊपर नाम दे दिया था पहले पैराग्राफ में कि जी फाइनेंशियल एसेट में अमोर्टाइज कॉस्ट होता है, फेयर वैल्यू PNL होता है, फेयर वैल्यू OCI होता है, बस उतना ही। लेकिन जब डिस्कशन आपने स्टार्ट करनी है पैराग्राफ 2 में, तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर IFRS 9 क्या है वो बताना है, और पार्ट 3 में ये जो सिनेरियो है इसमें जो अकाउंटिंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है क्या वो स्टेप पैराग्राफ नंबर 2 में दी गई गाइडेंस पे पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। पूरा उतर रहे हैं तो ऐसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है और बाद में उसके नंबर्स दे देने हैं। और यही मेथड आपके, यही 3 स्टेप आपके यकीन मानिए तकरीबन सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई होंगे। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, तो आपको फिर काफी आसानी हो जाएगी कि यार अच्छा मुझे पास स्ट्रक्चर तो है कि मैंने काम कैसे करना है। क्वेश्चन कहीं से भी आ रहा हो, यही 3 चीजें गाइडेंस, 3 स्टेप आपने लेकर इसका डिस्कर्सिव रिस्पॉन्स लिखना है। तो ये बस एक छोटा सा एक गाइडेंस थी बिफोर एग्जाम।